हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई जर्नी और मैं जा रहा हूँ इस बार नेपाल, काठमांडू। नेपाल का ये मेरा टूर तकरीबन 9 दिन का होने वाला है और इसमें मैं कवर करूँगा नेपाल का काठमांडू, जो वहाँ का मेन कैपिटल है। उसके बाद मैं जाऊँगा पोखरा, 2-3 दिन मैं वहाँ बिताऊँगा और वहाँ से फिर वापसी में इंडिया आ जाऊँगा। तो अभी मैं पहुँच गया था एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन वगैरह सब मैंने क्लियर कर लिया है। अगर नेपाल आना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सब मैं अब आपको बता देता हूँ। वैसे तो मेरी फ़्लाइट यहाँ पे सुबह 7 बजे की है, लेकिन मैं एयरपोर्ट पे तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ही पहुँच गया था, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आजकल बहुत भीड़ होने लगी है। क्योंकि पहले तो बाहर एंट्री गेट पे ही लंबी लाइन लगी होती है, उसके बाद आप अंदर आते हो तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन का आपका सामना करना पड़ता है। उसके बाद बोर्डिंग पास जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो फिर अगर आप डोमेस्टिक जा रहे हो तो सीधा सिक्योरिटी चेक, और अगर इंटरनेशनली जा रहे हो तो पहले इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है और फिर आपको सिक्योरिटी चेक क्लियर करना पड़ता है। और तो ये दोनों प्रोसेस में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं आजकल, क्योंकि दिल्ली से बहुत फ़्लाइटें जाने लगी हैं, बहुत से लोग बाहर जाने लगे हैं और कई लोग डोमेस्टिक भी काफ़ी लोग अब ट्रैवल करने लग गए हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं अपनी, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 4 से 5 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाइए, वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्यूज़ बहुत लंबी होने लगी हैं। तो नेपाल जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं अब आपको बता देता हूँ। नेपाल जाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो वोटर आईडी कार्ड से ही आप नेपाल घूमने जा सकते हैं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नेपाल जा सकते हैं, लेकिन हाँ, नेपाल के लिए वोटर आईडी कार्ड ही चाहिए होता है इंडियंस को। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता। तो ध्यान रखिए, आपका वोटर आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास तो पासपोर्ट है और इसलिए मैं पासपोर्ट लेके ही ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बिना पासपोर्ट के भी ट्रैवल करना है तो आप नेपाल आराम से जा सकते हैं। नेपाल जाने के लिए आपको रिटर्न टिकट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर जब भी आप कहीं इंटरनेशनली फ़्लाइट पकड़ते हैं, कहीं जाते हैं घूमने, तो वहाँ से आपको रिटर्न टिकट ज़रूर मांगी जाती है। लेकिन नेपाल में ऐसा सीन नहीं है। अगर आप नेपाल जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपको सिर्फ एक तरफ का जाने का टिकट चाहिए होगा और वापसी आने का आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। इमिग्रेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किस लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो और वापसी कब है। तो मुझसे ये 3 सवाल हुए थे। पहले तो मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, काठमांडू। मैंने बोला जी हाँ, नेपाल जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तकरीबन 9 से दिन के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा, तो आपकी वापसी कब की है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी वापसी इस तारीख की है, जो भी मेरी डेट है वो मैंने उनको वो डेट बता दी। तो जैसे डेट बताई तो फिर मैंने साथ में उनको ये भी मेंशन करा कि मैं जा तो फ़्लाइट से रहा हूँ, लेकिन मैं वापसी लैंड बॉर्डर से आऊँगा। मतलब वापसी जो है मेरी फ़्लाइट से नहीं है, वो मैं लैंड बॉर्डर के थ्रू नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करूँगा और इंडिया में मैं एंटर करूँगा। इमिग्रेशन में सिर्फ ये 3 सवाल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सिंपल सा एक पासपोर्ट था मेरे पास, तो मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने मेरे डिपार्चर की स्टैंप लगा दी। अगर आप वोटर आईडी कार्ड होगा तो बस वो वोटर आईडी कार्ड देखकर भी आपको जाने देंगे। ऐसी कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ सिक्योरिटी चेक में तो वही सारा प्रोसीजर, जो सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ट्रैवल करता हूँ वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपने साथ इस बार अपना ऑफिस का लैपटॉप वगैरह भी लेके जा रहा हूँ। वहाँ से मैं काम भी करने वाला हूँ थोड़े दिन। तो डे टाइम में मैं काम करूँगा और शाम को और सुबह आपके लिए घूम के वीडियोज़ वगैरह बना दूँगा। तो इसके लिए काफ़ी सारा सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक सारा खोल के रखना पड़ता है। तो वो बहुत एक सिक्योरिटी पे बहुत हैक्टिक होता है हम लोगों के लिए, जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, या जो लैपटॉप, जो सिंपल लैपटॉप 1-2 कैरी कर रहे हैं तो लैपटॉप या चार्जर होता है और मोबाइल वगैरह। लेकिन अगर ज़्यादा सामान होता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, सारा सामान खोल के रखना पड़ता है। तो अंदर मैं आ चुका हूँ, तो अब गेट ओपन होगा जब, तब आपको आगे की यात्रा करवाएंगे।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे नेपाल की काफ़ी सारी वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाली हैं आपसे, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे, बोर्डिंग शुरू होती है तब बताता हूँ। और एक ख़ास बात कि नेपाल ये मेरा दूसरा ट्रिप है। पहले भी मैं गया था, लेकिन उस टाइम में वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, तो मैं बस नेपाल में, और उस टाइम मैं सिर्फ काठमांडू घूम के आया था 3 से 4 दिन के लिए बस। लेकिन इस बार मैं पोखरा भी जाने वाला हूँ और काठमांडू भी कवर करने वाला हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए। कोई भी आपका सुझाव है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा आपका कमेंट, मैं तुरंत आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेके चलते हैं आपको नेपाल काठमांडू की सैर पर। तब तक आप थोड़ा एयरपोर्ट वगैरह का नज़ारा ले लीजिए। तो फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है। टाइमिंग जो था फ़्लाइट का, जो टिकट पे लिखा था वो 7 था, लेकिन बाद में डिले करते करते ये जहाँ 7:30 का टाइमिंग हर जगह लिखा हुआ आ रहा था। तो 7:30 अभी बज रहे हैं, सुबह के 7:05 है और हम बोर्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेपाल। नेपाल में हमारी एंट्री हो चुकी है और अभी मैं इमिग्रेशन कंप्लीट कर ली। और यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाना ज़्यादा मना है, ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं पहले अपने होटल पहुँच जाता हूँ और फिर आपको बाकी सारी चीज़ें समझाता हूँ। अभी बाहर जा रहा हूँ, बाहर से करेंसी एक्सचेंज करानी है, सिम लेना है और आपको अपडेट करना है। तो दोस्तों मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया था और मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। होटल मैंने पिछले जो मैं 2-3 साल पहले आया था यहाँ पे, वही होटल है यहाँ पे पास में। और मुझे पता है कि पैदल का रास्ता था उसका, इसलिए ना मैंने टैक्सी करी ना कुछ, और मैं सीधा होटल ही जा रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा सा ढूंढना होगा, मेरे को एग्जैक्टली लोकेशन याद नहीं है। मिल गया शायद, ये शंभू मार्ग, हाँ नाम याद आ गया। सामने ये बोर्ड लगा हुआ शंभू मार्ग का और इसी पे है वो अंदर जाके। तो और आपको दिखाता हूँ नेपाल की गलियाँ। ये यहाँ से शंभू मार्ग पे नीचे की तरफ करके दूसरी या तीसरे कट पे राइट साइड पे ही मेरा होटल था जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। आई होप वहीं पर हो, मैं अगर गलत नहीं जा रहा तो। एग्जैक्टली होटल मिल गया है, अभी उसी तरफ को जा रहा हूँ। होटल पहुँचता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अभी करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है, क्योंकि होटल जो एयरपोर्ट पे जो मैंने बात करी थी वो सारे इंडियन करेंसी को वहाँ एक्सचेंज नहीं करे। उन्होंने कहा बाहर जाके किसी भी दुकान पे आप चेंज करेंगे, इंडियन करेंसी लेंगे और चल जाएगी। तो मतलब वहाँ बाहर कहीं भी चेंज करा लीजिएगा, यहाँ कोई नहीं चेंज करेगा इंडियन। और सिम कार्ड भी अभी मैंने नहीं लिया है। ये मेरा होटल आ गया। चलो मैं पहले होटल का प्रोसेस करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो होटल में मैं चेक इन कर चुका हूँ, रूम ले लिया मैंने। अब आराम से थोड़ी देर आराम करूँगा, क्योंकि कल रात का जगा हुआ हूँ। कल पूरी रात नहीं सोया, कल सुबह भी जल्दी उठा था, ऑफिस का काम होता है। तो एक और चीज़ मैं अब आपको करेंसी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि करेंसी मैंने अभी जब मैं बाहर से आ रहा था मैंने पता करा था एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे करेंसी कहीं चेंज हुई नहीं। उसके बाद मैंने अभी होटल लेके अभी मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाके आया हूँ, क्योंकि मेरे को करेंसी तो चाहिए, मेरे को ज़रूरत पड़नी है। और मैंने यहाँ पे होटल में पता करा था, तो उन्होंने जो मेरे को रेट बताया, तो रेट में जो नॉर्मली हमें जो पता है, जो हम सुनते हैं कि इंडियन करेंसी और नेपाल का 1.60 का हिसाब किताब चलता है। आप अगर आप इंडियन 100 रुपये दोगे तो आपको 160 रुपये नेपाली रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अब ये सिनेरियो मैंने आज देखा है चेंज हो रखा है, क्योंकि मैंने
नीचे अपने होटल में जो जिनको दिए पैसे देने लगा उनसे बात करी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि नया रेट है अब। और फिर मेरे मेरे को लगा कि क्या पता अब ये मुझे कह रहे होंगे। तो मैं बाहर गया मार्केट में, घूमा कई जगहों पे। तो जहाँ पे भी मैंने पहले मनी चेंजर वालों से पता करा 5-6 से, तो सबके यहाँ पे वो नए रेट आ चुके हैं। और नए रेट क्या हैं? नए रेट चल रहे हैं यहाँ पे आजकल में 1 रुपये 50 पैसे का। मतलब आप 100 रुपये दोगे तो पहले जो 160 रुपये मिलते थे, अब वो आपको 150 नेपाली रुपये मिलेंगे। तो ये नया रेट है, अभी आजकल चल रहा है। अब ये कितने दिनों तक रहेगा, ये अपडेट होता है, दोबारा 160 होता है नहीं होता, ये देखने पे ये है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अभी का हाल ये है कि हर जगह यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे हो चुका है रेट। मुझे तो अभी यही मिला है। अभी मैंने फिर करेंसी अपने लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थी, मुझे होटल में भी पेमेंट करनी है, मुझे यहाँ पे लोकली घूमना है। अब मैं बार बार इंडियन करेंसी का 500 का नोट दूंगा किसी को, तो वो थोड़ा टाइम तो वो कन्वर्जन सोचने में लग जाता है। तो मैंने अभी जाके बाहर से अपना थोड़ा पैसा कन्वर्ट करा लिया है, नेपाली रुपीज़ मैंने ले लिए हैं। मैं आपको नेपाली रुपीज़ दिखाता हूँ ज़रा। तो ये है नेपाली रुपीज़, आप देख लीजिए। इस तरीके की करेंसी होती है नेपाली करेंसी। तो ये सारे 1000 के नोट्स हैं जो मैंने अभी चेंज कराए हैं। ये तकरीबन मैंने 10,000 रुपये चेंज कराए हैं, तो ये मेरे 15,000 रुपये हैं। तो इसमें मेरा पूरा ट्रिप आराम से निकल जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने पूरा बजट बनाया हुआ है अपना। क्योंकि मैं यहाँ से होटल, और जिसमें मैं यहाँ पे होटल में पैसे दूंगा होटल बुकिंग के, फिर मैं थमेल जाने वाला हूँ, थमेल में रुकूंगा, वहाँ होटल की पेमेंट करूँगा इन्हीं पैसों से। और उसके बाद मैं पोखरा जाऊँगा, पोखरा जो मेरी पोखरा जाने का खर्चा होगा, वो सारा कुछ, मतलब मैं पूरा का पूरा अब जो मेरी फ़्लाइट जो आने की हुई थी उसको छोड़ के बाकी पूरा खर्चा अब मैं नेपाल के अंदर अपने इन्हीं पैसों में करने वाला हूँ। और ये 15,000 नेपाली रुपीज़ में ही मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी ट्रिप निपटा दूँ, ताकि मेरा नेपाल का खर्चा ये ताकि मेरी नेपाल की ये ट्रिप बजट में ही रहे। के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इंडिया का इमिग्रेशन तो मैंने आपको बता दिया था, क्या सवाल पूछे गए थे, 2-3 आसान से, कुछ भी नहीं था। लेकिन नेपाल में आके जो मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नेपाल आ रहे हैं और फ्लाइट से आ रहे हैं, तो लैंड बॉर्डर का क्या सीन है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लैंड बॉर्डर से नहीं आया हूँ। लेकिन अगर आप फ़्लाइट से आते हैं तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ख़ास। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, यहाँ से लोगों को वापस भी भेजा जा रहा था कि नहीं, मतलब मेरे सामने की बात है, कुछ 2-4 इंडियन थे और 2-1 फॉरेनर्स थे, जिनको उन्होंने बोला नहीं, हम आपको अभी एंट्री नहीं दे सकते, एक ज़रूरी कागज़ है वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। और वो क्या ज़रूरी कागज़ है? वो है आपका कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। जी हाँ, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अराइवल पे घुसते के साथ ही आपसे पूछते हैं। इमिग्रेशन पे भी आप बाद में जाओगे, सबसे पहले प्लेन से उतरते जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे, सबसे पहले वो आपसे आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग लेंगे। और आप वहीं पे अगर वो नहीं दिखाते, वो बोलेंगे भाई बाहर हो जाओ, अभी हम आपको एंटर नहीं करने देते आप। और ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रिंट आउट ही दिखाना है, आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, डिजिटल भी दिखा सकते हैं। कई लोग डिजिटल ही दिखा रहे थे। तो मेरे पास तो मैंने प्रिंट आउट बहुत पहले का निकाल के रख रखा है एक, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ वही प्रिंट आउट को संभाल के रखता हूँ, मैं दोबारा निकालता ही नहीं हूँ, उसी को संभाल के रखता हूँ, वही लेके प्रिंट आउट में वैक्सीनेशन का अपना घूमता हूँ हर जगह। तो वो मेरा मैं पिछले साल श्रीलंका गया था, तब भी मैंने वही प्रिंट आउट यूज़ करा था। वियतनाम गया तब भी वही यूज़ करा। यहाँ तक कि मैं करतारपुर कॉरिडोर जब गया था पाकिस्तान, तब भी मैंने वही यूज़ करा था। तो मेरा तो वो एक प्रिंट आउट वही चल रहा है। तो आप लोग अगर प्रिंट आउट नहीं निकालते मत निकालिए, लेकिन डिजिटली अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए PDF वगैरह जो भी है, ताकि उनको आप मोबाइल पे भी दिखाओगे तो चल जाएगा, वो लोग अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर प्रिंट आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बिल्कुल एंट्री नहीं करने देंगे आपको। तो ये एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अब ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई है आपकी पूरी। इमिग्रेशन में अंदर घुसा, इमिग्रेशन पे कुछ नहीं, यहाँ का इमिग्रेशन, क्योंकि इंडिया में जो थे ये 3 सवाल करे थे, यहाँ पर तो वो उनमें से एक भी सवाल नहीं हुआ, बस सीधा देखा चलते मेरा। क्योंकि यहाँ पर अब कोविड सर्टिफिकेट दिखाने के बाद जब आप अंदर आओगे तब आप क्लियर करोगे इमिग्रेशन। अब यहाँ का इमिग्रेशन क्या है? कुछ नहीं है।
मतलब आप अंदर घुसते हो, घुसते के साथ ही आपको जो वहाँ पे यहाँ के एयरपोर्ट के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे ड्यूटी पे, जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह पे लगे हुए हैं लोग बाग, तो वो क्या करेंगे, आपको देखते आपको बोलेंगे आप इंडियन हो तो आप इस वाली क्यू में जाइए, आप फॉरेनर हो तो दूसरी वाली क्यू में जाइए। इंडियन के लिए अलग क्यू किस लिए है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इंडियन यहाँ पर बिना पासपोर्ट के भी एंट्री कर सकते हैं। तो आप वोटर आईडी कार्ड दिखाकर भी इंडियंस लोग नेपाल घूम सकते हैं, नेपाल में आ सकते हैं। तो इसलिए इंडियंस को इन्होंने अलग ही एक लाइन बनवा देते हैं, वहाँ पे उनको 3-4 काउंटर दे रखे हैं, उस पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स ओनली। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आया है, यहाँ पे जब मैं गया, मेरा नंबर आया लाइन में लग के, उसके बाद जब मैं काउंटर पे गया तो वहाँ पे मैंने खुद उनको अपना, काउंटर पे जाने के बाद मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया, अपना बोर्डिंग पास दिया, और उन्होंने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा। बस मेरी शक्ल देखी, मुझे बोला कैमरे में देखिए, कैमरे में मैंने देखा, मेरी फ़ोटो खींची, उसके बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे अराइवल का स्टैंप लगा दिया। इस अराइवल का स्टैंप इसलिए क्योंकि मेरा इंडिया से पासपोर्ट लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इंडिया से मेरा डिपार्चर का लगा है, तो इंडिया नेपाल में आने पे मेरा अराइवल का स्टैंप लगेगी ही लगेगी। अगर आप वोटर आईडी कार्ड लेके आते हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, एक छोटा सा फॉर्म देते हैं, वो भरना पड़ेगा और आपका काम हो गया। उसके बाद मैं अंदर, तो इमिग्रेशन में बस इतना सा था, कुछ ज़्यादा नहीं था। बाहर आया, अपना बेल्ट पे सामान जो कलेक्ट करना था, मैंने जो चेक इन में अपना लगेज डाला था वो कलेक्ट करा, और उसके बाद सीधा के सीधा उसके बाद बाहर आया इमिग्रेशन से, और मतलब इमिग्रेशन क्लियर करके नेपाल के अंदर आया, और नेपाल में वेलकम टू नेपाल हो गया हमारा। उसके बाद अंदर घुसने के साथ ही फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हो ही चुकी थी कि आपका जो लगेज बैग है वो किस नंबर बेल्ट पे आने वाला है। तो वहाँ पर गया, अपना लगेज कलेक्ट करा और फिर बाहर आ गया अपने आराम से। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी दिल्ली से काठमांडू तक की। तो अब मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेपाल की और वीडियो इसमें बनाऊँगा। जहाँ जहाँ मैं घूमने जाऊँगा आपको भी अपने साथ घुमाऊँगा। तो नेपाल अगर आना चाहते हैं तो इन वीडियो से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं आ पा रहे किसी कारण से तो घर बैठे बैठे आप एक वर्चुअल टूर कर सकते हैं नेपाल का मेरे साथ। तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें पसंद आया तो, और कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो जो भी इस नेपाल से रिलेटेड, काठमांडू से रिलेटेड या मेरी इस जर्नी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई, और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे स्टैट्स मैंने जो चेक करे थे कि मतलब लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, एक बटन ही तो दबाना है, बटन को दबाइए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ क्योंकि कल रात से बिल्कुल नहीं सोया। अब सोऊंगा, आराम करूँगा, उसके बाद शाम को फिर से अपना यही पूरा ताम झाम कैमरा वगैरह उठा के चल पड़ूँगा आपको काठमांडू की, नेपाल की सैर करवाने के लिए। चलिए बाय।